चीन भारत के दोस्त के खिलाफ रच रहा था बहुत बड़ी साजिश। भारत ने जिनपिंग के साथ पुतिन को दे दिया तगड़ा झटका। सीमा विवाद सुलझाना इस वक्त मोदी का सबसे पहला मिशन। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का दुनिया में समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया के तमाम देशों से भारत की घनिष्ठता बढ़ गई है। तमाम देशों के साथ भारत के सैन्य समझौते हुए हैं। मतलब साफ है कि अगर भारत के साथ किसी देश का युद्ध होता है तो ये देश भारत की मदद करेंगे, और अगर उन देशों पर हमला होता है तो भारत की सेना उनकी मदद करेगी। इजराइल जो हमेशा भारत का समर्थन करता था, लेकिन एक वक्त था कि भारत गुटनिरपेक्ष होते हुए भी सोवियत यूनियन के पक्ष में था और सोवियत के हितों के हिसाब से ही फैसला लेता था। इजराइल अमेरिका का बेहद खास दोस्त है। इस वजह से भारत इजराइल से दोस्ती से कतराता था। बड़ा सवाल उठता है कि इजराइल ने भारत की कब कब मदद की। भारत ने इजराइल के साथ संबंधों से क्यों इनकार कर दिया था? तो दोस्तों, 1971 की जंग में इजराइल ने भारत को हथियार भेजे थे, जबकि इजराइल का दोस्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। कारगिल की जंग में भी इजराइल ने भारत की मदद की थी। साल 1999 की गर्मियों में जिस समय संघर्ष की शुरुआत हुई तो उस समय भारत के पास न तो मोर्टार थे न ही गोला बारूद। तब वो इजराइल ही था जो संकट मोचक की तरह भारत की मदद के लिए आगे आया था। इजराइल ने इंडियन आर्मी को तुरंत जरूरी गोला बारूद और मोर्टार मुहैया कराया। इजराइल पर लगातार अमेरिका और दूसरे देशों की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। ये देश इजराइल से लगातार अपील कर रहे थे कि वो भारत की मदद नहीं करेगा। इजराइल ने उस समय किसी की भी परवाह न करते हुए भारतीय सेना को मदद मुहैया कराई। इजराइल ने इंडियन आर्मी को सर्विलांस और बॉम्बिंग के लिए जरूरी सामान दिया। इसकी मदद से सेना ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों से एलओसी के उस तरफ बैठे दुश्मन को चारों खाने चित्त कर दिया। इंडियन एयरफोर्स ने मई 1999 को ऊंची चोटियों पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को भगाने के लिए ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर उस समय इजराइल की तरफ से लेजर गाइडेड मिसाइलें ना दी जाती तो शायद वो ऑपरेशन सफल नहीं हो पाता। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने उन्हीं लेजर गाइडेड बमों को पाकिस्तानी आतंकियों पर गिराया था। अपने ड्रोन के लिए मशहूर इजराइल ने हेरॉन और सर्चर ड्रोन मुहैया कराया और इसकी वजह से सेना को पाकिस्तान के आतंकियों का पता लगाने में मदद मिली। ऑपरेशन सफेद सागर को वायुसेना ने 3 चरणों में लॉन्च किया था। दोस्तों, 1965 और 1971 में इजराइल ने भारत को गुप्त जानकारियां देकर मदद की। भारतीय सुरक्षा या खुफिया अधिकारी साइप्रस या तुर्की के रास्ते इजराइल जाते थे। वहां उनके पासपोर्ट में छाप नहीं लगती थी। उन्हें मात्र एक कागज दिया जाता था जो उनके इजराइल आने का सबूत होता था। दोस्तों, इजराइल हमेशा इन सहायता के बदले भारत से राजनयिक संबंधों की मांग करता रहा, लेकिन भारत विनम्रता से सोवियत यूनियन का हवाला देते हुए संबंधों से इनकार करता रहा। इसके अलावा इजराइल से संबंध बढ़ाने में भारत के नेताओं के कतराने की एक और वजह थी। सवाल उठता है कि वो कौन सी वजह थी? तो दोस्तों, भारत में लंबे समय तक तुष्टीकरण की राजनीति चलती रही। आज भी तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसा कर रही हैं। इजराइल एक यहूदी देश है। एक मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ उसका संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। इस वजह से दुनिया भर के मुस्लिम इजराइल का विरोध करते हैं। देश के राजनीतिक दल इजराइल के साथ संबंध स्थापित करके अपने मुस्लिम वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहते थे और इस वजह से भारत एक भरोसेमंद देश से लंबे समय से दूर रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालते ही इस तरह के तमाम तर्कों को कूड़े के ढेर में डाल दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल गए। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम मोदी को सर आंखों पर बिठाया। दोनों के बीच केमिस्ट्री दुनिया ने देखी। तुष्टीकरण के एक लंबे अध्याय को जलाकर राख कर दिया गया। आज इजराइल तो क्या, भारत के अमेरिका के साथ भी रिश्ते हैं, लेकिन रूस के साथ रिश्तों में वही गर्मजोशी बरकरार है। आज इजराइल भारत का एक बड़ा पार्टनर है। इसी तरह नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद भारत के यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, स्पेन, ब्रिटेन के साथ संबंध बेहद मजबूत हो चुके हैं। भारत अपनी दोस्ती को पूरे दमखम से निभाता है। यही वजह है कि जो भारत से दोस्ती करता है वो भारत का ही हो जाता है। अभी हाल में ही भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है जिससे जापान गदगद हो गया है। जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। चीनी साजिश चकनाचूर हो गई है। भारत की मजबूत विदेश नीति का डंका बज गया है। सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया है? क्यों पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है? जापान बार बार मोदी को धन्यवाद क्यों कह रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। भारत के कदम से जापान हो गया गदगद। अमेरिका और यूरोप गाने लगे मोदी के गाने। दोस्तों,
भारत और चीन के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। लद्दाख में एलएसी के पास दोनों देश आमने सामने हैं। एलएसी के अलावा भी दोनों देश कई जगह पर आपस में भिड़ रहे हैं। हाल में ही चीन ने भारत के विरोध के बावजूद श्रीलंका में अपने जासूसी जहाज को भेजा। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी अपनी सेनाएं भेजना चाहता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत की तरफ से भी चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारत ने बीते दिनों चीनी सीमा के पास अमेरिकी सेनाओं के साथ मिलकर युद्धाभ्यास भी किया। इसी गतिरोध के बीच खबर सामने आई कि सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन की सेनाएं एक साथ युद्धाभ्यास में शामिल होने वाली हैं। इस युद्धाभ्यास में भारत और चीन की सेनाएं एक साथ युद्ध का अभ्यास करेंगी। वोस्टोक 2022 नाम का युद्धाभ्यास रूस में आयोजित होने वाला है। इस युद्धाभ्यास में भारत, चीन और रूस के अलावा बेलारूस, मंगोलिया, तजाकिस्तान की सेनाएं भी हिस्सा लेंगी। 1 से 7 सितंबर के बीच वोस्टोक 2022 युद्धाभ्यास का आयोजन होगा। रूस की तरफ से कहा गया है कि इसमें शामिल होने के लिए सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी है और इसका मौजूदा क्षेत्रीय तनाव से कोई लेना देना नहीं है। जापान सागर में किए जाने वाले युद्धाभ्यास को लेकर भारत की तरफ से भी अब रुख साफ कर दिया गया है। इस युद्धाभ्यास के लिए रूस ने भारत को भी आमंत्रित किया था, लेकिन नई दिल्ली ने नहीं कर दिया। ऐसे में आज आपको बताते हैं कि क्या है वोस्टोक 2022, भारत ने क्यों नौसैनिक अभ्यास से किया किनारा। भारत की तरफ से अभ्यास में शामिल होने से मना करने से पहले रूस ने दावा किया था कि वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास 1 से 7 सितंबर तक सुदूर पूर्व और जापान सागर में विभिन्न स्थानों आयोजित किया जाएगा और इसमें चीन, भारत तथा अन्य देशों के 50,000 से अधिक सैनिक शामिल होंगे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से एक बयान में कहा है कि 1 से 7 सितंबर तक ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के 7 प्रशिक्षण मैदानों पर और ओखोत्स्क सागर एवं जापान सागर के समुद्री और तटीय क्षेत्रों में रक्षात्मक और आक्रामक अभियानों का अभ्यास किया जाएगा। बयान में कहा गया है कि रणनीतिक युद्धाभ्यास 50,000 से अधिक सैनिकों और 5,000 से अधिक आयुध और सैन्य हार्डवेयर, विशेष रूप से 140 विमान, 60 लड़ाकू जहाज, गनबोट और सहायक पोतों को एक साथ लाएगा। बयान के अनुसार इस सैन्य अभ्यास में चीन, भारत, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया और कई पूर्व सोवियत राष्ट्रों के सैनिक भाग लेंगे। रूस और चीन की नौसेना के युद्धपोत सियाफ, ओखोटस्क और जापान सागर में वोस्टोक 2022 नाम से जोरदार युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि इस अभ्यास के जरिए रूस और चीन दोनों ही अमेरिका और जापान के साथ तनाव के बीच शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। भारत और जापान की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। रूस और चीन की इस रणनीति और जापान के साथ रिश्ते की संवेदनशीलता को देखते हुए नौसैनिक अभ्यास से भारत ने किनारा किया है। इस अभ्यास का जापान की तरफ से विरोध भी किया गया है। इससे पहले भारत ने वोस्टोक 2022 बहुदेशीय सैन्य अभ्यास के लिए रूस के आमंत्रण को स्वीकार किया था। वहीं चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक पीएलए ने इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए अपने सैनिकों को रूस भेजा है। चीन ने कहा कि उसका उद्देश्य इस युद्धाभ्यास में भाग लेने वाले देशों की सेनाओं के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग को गहरा करने के साथ इसमें हिस्सा लेने वाले पक्षों के साथ रणनीतिक समन्वय को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने की क्षमता में वृद्धि करना है। दोस्तों, भारत और जापान एशिया के दो अलग अलग देश हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि भारत और जापान के बीच एक बहुत बड़ी समानता ये है कि दोनों देशों की सेनाएं चीन से लगती है। चीन भारत की तरह जापान को भी एक प्रतिद्वंदी देश के तौर पर देखता है। जापान और भारत के बीच की दोस्ती बेहद गहरी और पुरानी है। चाहे वो 1949 के दौर में नेहरू द्वारा टोक्यो के चिड़ियाघर को हाथी का एक बच्चा भेंट किया जाना हो या मोदी और शिंजो आबे का याराना हो। जापान क्वाड का सदस्य देश भी है और भारत के लिए बड़ा निवेशक भी है। भारत ने अमेरिका और पश्चिमी देशों के दबाव के बाद भी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना नहीं की थी। इस बीच चीन और जापान के बीच ताइवान को लेकर तनाव काफी बढ़ गया है। चीन की सीमा के पास जापान अपनी क्रूज मिसाइलों की तैनाती करने जा रहा है। ऐसे में भारत ने जापान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए रूस के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। दोस्तों, भारत के इस फैसले को दुनिया बदलते भारत की मजबूत विदेश नीति के रूप में देख रही है। भारत की विदेश नीति का जलजला देखकर पूरी दुनिया दीवानी हो चुकी है। खुद भारत के दुश्मन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान इसकी तारीफ कर चुके हैं। वहीं S-400 रूस से तेल आयात और चीन सीमा विवाद पर भारत ने ताइवान मुद्दे पर जिस तरह से मजबूती से अपना पक्ष रखा है, वो भारत की बढ़ती ताकत का दमदार प्रदर्शन है। दोस्तों, S-400 के मामले में तो अमेरिका ने भारत के लिए अपने नियम में संशोधन कर लिया, लेकिन भारत ने अपने हितों से 1 इंच समझौता नहीं किया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल आयात को लेकर पूरी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन भारत एक तरफ था। वहीं ताइवान मुद्दे पर भारत ने चीन को 2 टूक कह दिया है कि अगर चीन भारत की सीमा का सम्मान नहीं करेगा तो भारत भी चीन की सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा। इस तरह से भारत ने
चीन को यह संकेत दे दिया है कि चीन ने अगर सीमा पर अशांति फैलाई तो भारत ताइवान से राजनयिक रिश्ते शुरू करने से नहीं कतराएगा। लेकिन इस बार भारत ने रूस को भी बता दिया है कि वो रूस से दोस्ती बराबरी की रखता है। जितना डिवोशन रूस का रहेगा, भारत का भी उतना ही डिवोशन रहेगा। अगर रूस भारत के दुश्मन चीन को गले लगाएगा तो भारत भी रूस के दुश्मन अमेरिका को गले मिलेगा। रूस ने संयुक्त युद्धाभ्यास बुलाकर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने का ऐलान किया था, लेकिन इसमें भारत और चीन दोनों की सेनाएं शामिल होने जा रही थी। इससे अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई थी। इसके अलावा जापान इस युद्धाभ्यास से नाराज था। दोस्तों, चीन के मामले में जापान और अमेरिका दोनों भारत के साथ खड़े हैं। वहीं वो सारे यूरोपीय देश जो चीन के विरोध में भारत का समर्थन कर रहे हैं, उनको भी इस युद्धाभ्यास से तगड़ा झटका लगने वाला था। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वो चीन के साथ किसी कीमत पर खड़ा नहीं रहेगा। सबसे पहले चीन भारत के साथ सीमा विवाद खत्म करे, उसके बाद आगे बात बढ़ेगी। दोस्तों, ये भारत का बेहद मजबूत और जरूरी कदम है। इससे पुतिन को भी सोचने को मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद।